आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी ने सुना होगा कि जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए हैं और कहा गया है कि ब्राह्मण और बनिए भारत छोड़े। क्या आपको लगता है कि ये वामपंथी साजिश है जेएनयू जैसी संस्थान में? क्या जेएनयू वामपंथ का गढ़ है और वामपंथ के गढ़ होने के कारण वह हिंदुत्व विरोधी या ब्राह्मण विरोधी नारे लगाने के लिए अपने विद्यार्थियों को शिक्षित और प्रेरित करता है? क्या आप जानते हैं कि वामपंथ होता क्या है? क्या आपको वामपंथ की जानकारी यूट्यूबर्स से मिली हुई है जिनकी कोई पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है या जिनकी कोई सोशियोलॉजी की डिग्री नहीं है? क्या आपको पता है कि पूंजीवाद क्या है? क्या आपको पता है कि हिंदुत्व के भेष में पूंजीवाद घुस करके हिंदुत्व को कितना खोखला कर रहा है? शायद आप में से बहुत नहीं जानते होंगे। आप सीधा इतना समझ लीजिए कि वर्तमान समय में हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व दो चक्कियों के बीच में पीसा जा रहा है। एक का नाम है आंग्ल अमेरिकी पूंजीवाद और दूसरे का नाम है चीनी वामपंथ। फिर भी अगर साधारण बात किया जाए तो हिंदुत्व को जितना खतरा वामपंथ से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा ब्रिटिश या आंग्ल अमेरिकी पूंजीवाद से है, जो इस उद्देश्य में लगा हुआ है कि फिर से हिंदुओं को, ब्राह्मणों को और भारत को ठीक उसी अवस्था में पहुंचाया जाए जैसे ये 1947 से पहले थे। इसको समझने के लिए कुछ विषयों की समझ होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांतों की समझ होना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश की समझ होना जरूरी है और कौन सी विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करती हैं और उनका भारत और पाकिस्तान जैसे छोटे देशों पर क्या प्रभाव होता है, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत की एक बड़ी विडंबना यह है कि यहां की करीब 70% आबादी शिक्षित तो है, साक्षर तो है, किंतु शिक्षित नहीं है। इसकी 80% आबादी अधिकतम इंटर तक पढ़ी हुई है, यानी किसी भी विषय का यह केवल इंफॉर्मेशन लेना जानती है किंतु उसका विश्लेषण करना नहीं जानती है। और जो ऊपर की आबादी है, एक बड़ी आबादी टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड के लोगों की है, यानी इनको भी राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, सिद्धांत व्यवहार की कोई समझ नहीं है। जो इनको कैपिटलिस्ट मीडिया दिखा देता है, यह उस पर भरोसा कर लेते हैं और आंख मूंद कर मान लेते हैं कि वामपंथी ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। यह सरासर गलत है। वामपंथ की सीधी सी दुश्मनी पूंजीवाद से है। पूंजीवाद अपने आप को यहां स्थापित नहीं कर पा रहा है भारत में, इसलिए वह डायरेक्टली इससे उलझने की बजाय आम आदमियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वामपंथी हिंदुओं के दुश्मन है। खैर, वामपंथी दुश्मन हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन यह इतने अधिक दुश्मन नहीं है जितने कि ये पूंजीवादी जो हिंदुत्व के भीष में घुस करके हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। हम एक एक विषयों का यहां का सीधा सीधा और बिंदुवत चर्चा करेंगे और शॉर्ट टर्म में आपको बातों को समझाने के प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बिंदु यह है कि जो हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व के पूंजीवादी दर्शन के दुश्मन हैं और वामपंथी दुश्मन हैं, दोनों में अंतर क्या है, इसे हमें कुछ साधारण शब्दों में जानना होगा। हालांकि यह क्लास लेक्चर नहीं है तो बहुत डिटेल में इस बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां ध्यान रखिएगा कि पूंजीवाद की नींव टिकी होती है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति। यानी कि 47 के पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी या जो पूंजीवादी दल था वह इसी विचारधारा पे चलता था, आज भी वह इसी विचारधारा पर चलता है। यानी कि समाज में जितना विघटन होगा, जितना टकराव होगा, पूंजीवाद को उतनी ही वैधता मिलती रहेगी। आम जनता जीना की टोपी में उलझी रहेगी और इनके जो एजेंट्स हैं, सरकारें हैं, वे इनके पक्ष में नीतियों को लाती रहेंगी और राष्ट्र के खजाने को लूटकर इनको समर्पित करती रहेंगी। ये आज के ही परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है, 1947 के पहले भी सत्य था। अभी जब मैं ब्राह्मणों पे चर्चा कर रहा हूं कि आर्यनार थ्योरी को किसने गढ़ा और किसने ब्राह्मणों और हिंदुओं को विदेशी करार दिया, तो उसमें आपको और भी स्पष्टीकरण प्राप्त होगा। तो यह है पूंजीवादी दर्शन। दूसरी चीज है वामपंथी क्या चाहते हैं। वामपंथियों का एक लक्ष्य है कि पूरे समाज में समानता स्थापित की जाए, जहां ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई दलित होगा, ना कोई किसान होगा, ना कोई पूंजीपति होगा और सभी समान होंगे।
पूंजी का संकेंद्रण किसी एक जगह पर नहीं होगा, बल्कि इस धरती के संसाधनों पर सभी मानवों का हक है और कोई बाय बर्थ या ईश्वर या प्रकृति ने किसी को भी किसी जाति धर्म से विभेद करके पैदा नहीं किया। ये सारी बातें काल्पनिक हैं और मानव निर्मित हैं, या यूं कहा जाए कि पूंजीवादी सत्ता द्वारा स्थापित हैं। तो ये वामपंथ की मान्यताएं हैं। तो वामपंथ का सबसे बड़ा दुश्मन पूंजीवाद है और पूंजीवाद का सबसे बड़ा दुश्मन वामपंथ है। अब हम में से दोनों में से किसी एक विचारधारा को चुनना हो तो इसमें वामपंथ ज्यादा कुशल है, ज्यादा नैतिक है, क्योंकि पूंजीवाद पूरी तरीके से षड्यंत्रों और मानवीय भावनाओं को खेलने पर आधारित है और वामपंथ मानव को तार्किक दिशा देता है। खैर, इन दोनों की बजाय अब ये चर्चा करते हैं कि ये दोनों हिंदुत्व के दुश्मन कैसे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वामपंथ हिंदुत्व का दुश्मन कैसे है। तो वामपंथी चूंकि समतामूलक समाज की बात करते हैं, सबकी समानता की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदुत्व इनके ढांचे में फिट नहीं होता है। वामपंथ के सबसे पॉपुलर दार्शनिक रहे हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन में पूंजीवाद को देखा, यूरोप में पूंजीवाद को देखा, जर्मनी में पूंजीवाद को देखा, तो उन्होंने देखा क्या कि जो ब्रिटिश पूंजीपति हैं या उदारवाद की आड़ में जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरियों के सहारे जनता को बेवकूफ बनाए रखा था और यूरोप के रिसोर्सेस या संसाधनों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर रखा था। दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रवाद का एक सिगुफा छोड़ रखा था, जहां मजदूरों को कह रखा था कि वर्ण व्यवस्था छोड़ो या फिर ईसाइयत में सुधार की जरूरत है, हम ईसाइयत को राष्ट्रवाद के ढांचे में ढालेंगे। और जो राष्ट्रवाद था वह पूंजीपतियों के हितों का साधन था। जब उस यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा है या लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है उस पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में, तो वह लोकतंत्र वास्तव में पूंजीपतियों के हितों को साधने के एक साधन के रूप में निकल करके सामने आया। चर्चा बहुत लंबी नहीं जाऊंगा, इसमें फॉर्मल लेक्चर्स में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट वे में बस आपको समझाने का प्रयास है। और ये पूंजीपति अपने एजेंट्स को प्रधानमंत्री बनाते थे, शासक बनाते थे और उसके बाद इनके जरिए अपने हितों को सधवाते थे। जो प्रधानमंत्री होता था वो इनका शेरू होता था या एजेंट होता था और जनता के बीच में वे इसे प्रचारित करते थे कि ये जनता के शेर हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाएंगे तो इंग्लैंड आगे बढ़ेगा, फ्रांस आगे बढ़ेगा। तो यहां पर इंग्लैंड और फ्रांस के आगे बढ़ने का सीधा सा अर्थ था कि वो पूंजीपति आगे बढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय हित का मतलब वहां है कि वहां के पूंजीपतियों का हित। जैसे कि भारत में अडानी अंबानी हित ही राष्ट्रीय हित है, आम जनता चाहे भुखमरी की शिकार हो लेकिन बता दिया जाएगा कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए ये चीज जरूरी है। तो ये कहानी वहीं से चालू हुई थी। तो ये पूंजीवाद है। तो अब ज्यादा वर्ण में समाज बटा रहेगा, ज्यादा जातियों में समाज बटा रहेगा, तो ऐसे में पूंजीवाद की सफलता के चांसेस कम होंगे। तो उसे चाहिए एक समान मजदूर वर्ग जो हैंड टू माउथ हो, नीचे पकौड़ा बेचता हो, कारीगरी का काम करता हो, ज्यादा शिक्षित ना हो, शिक्षण संस्थाएं ना हो, ताकि अगर ज्यादा शिक्षित लोग निकलेंगे तो वह पूंजीवाद के षड्यंत्र को समझ जाएंगे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी नहीं चल पाएगी। तो इसी पूंजीवादी षड्यंत्र के खिलाफ वामपंथ वहां पर उभरा हुआ था। तो जब वामपंथ वहां उभरा तो उसने देखा कि रिलीजन एक साधन है और वहां पर जो मिशनरियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के तौर पे उभर के आई इंग्लैंड और अमेरिका में, वो स्वयंसेवी संस्थाएं उन पूंजीपतियों की वैधता स्थापित करती थी। वो चाहे जितना भी लूट मार करें, लेकिन वो पूंजीपति थोड़ा सा पैसा इन मिशनरियों को दे देते थे और ये मिशनरियां निचले स्तर पे जाकर जनता को आध्यात्मिकता के भीतर उन पूंजीवादियों को स्थापित करती थी। तो इसका विरोध कार्ल मार्क्स ने किया। तो अब जब कार्ल मार्क्स किसी चीज को देख रहा है तो वो यूनिवर्सली यही सोच रहा है कि सारी दुनिया में जो मजहब है या रिलीजन है उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उसने कभी हिंदुत्व को देखा नहीं था कि हिंदुत्व होता कैसे है। खैर, उनके दर्शन का प्रभाव, बहुत ही महान दार्शनिक थे और मानवता के बहुत बड़े हितैषी थे। लेनिन और माओ ने अपने यहां इस्तेमाल किया, किंतु यह दर्शन भारतीय परिवेश में ज्यादा सुटेबल नहीं था, क्योंकि हिंदुत्व की जो अवधारणा है या हिंदुत्व की जो संस्कार हैं वह वहां के सिमेटिक रिलीजन्स के संस्कारों से नहीं मिलते हैं और ना ही वहां
कि मिशनरियों के संस्कारों से मिलते हैं। तो वह वामपंथ इंडिया में सुटेबल नहीं है, किंतु फिर भी वह वामपंथ उसी दृष्टि से हिंदुत्व को देखता है कि ब्राह्मण और बनिया क्या है, यहां के पूंजीपतियों के समर्थक हैं। तो वामपंथ की यह लड़ाई है। और वामपंथ चूंकि वर्ण व्यवस्था का विरोधी है, इसलिए भी वह हिंदुओं का और ब्राह्मणों का विरोधी है। तो हम हिंदू और ब्राह्मणों को चाहिए कि वामपंथियों को ठीक से समझाने का यह प्रयास करें कि ये जिस रूप में देखते हैं हिंदुत्व और ब्राह्मणों को, वैसा हिंदुत्व और ब्राह्मणों का स्वरूप नहीं है। अब देखिए कि पूंजीवादी वास्तविक खतरा क्यों है और कैसे है, आज से 200 साल पहले भी और आज भी। यही पूंजीपति या पूंजीवादी विचारधारा यूरोप से जब एशिया और अफ्रीका के देशों में आ रही है, तो यहां के लोगों में अपनी वैधता स्थापित करने की कोशिश कर रही है, अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति को थोपने की कोशिश कर रही है। और उसी के तहत इन्होंने यहां पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। ऐसा नहीं है कि वे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यही खेले हुए थे, वहां पर भी ईसाई मिशनरियों और राष्ट्रवाद जैसे दर्शन के सहारे आम आदमी को बेवकूफ बनाया था, और यहां पर भी बेवकूफ बनाने की शुरुआत हुई। खैर, भारत जैसे देश में जहां पर हिंदुत्व दर्शन और उसका नेतृत्व करने वाला ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा वर्ग था, वे इन मिशनरियों के चंगुल को, इन मिशनरियों के षड्यंत्र को समझ गया, और यह भी समझ गया कि ये मिशनरी कुछ और नहीं है, इन पूंजीपतियों के और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जो व्यापारिक जो संस्थाएं हैं, इनकी एजेंट है। इसका कोई नैतिक उद्देश्य नहीं है, केवल भारतीयों को अपने उत्पादन प्रणाली से अलग करना है और वहां के कल्चर को जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाना है इनके द्वारा। तो ब्राह्मणों ने इनके पोल को खोलने की पूरी कोशिश की। तो अब जब ब्राह्मण इनके पोल को खोल रहे हैं और इनके खिलाफ क्रांतियों को पैदा कर रहे हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति को शुरू करने वाला मंगल पांडे था, इसको लगा कि जो ब्रिटिश सत्ता है, या उस वक्त सत्ता तो थी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी, ये सभी हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देंगे। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि इनकी वैधता खत्म की जाए। तब अंग्रेजों ने मिशनरियों को जिम्मेदारी सौंपी कि ब्राह्मणों की वैधता को किसी न किसी तरीके से खत्म अगर कर दिया जाए, तो ऐसे में हिंदुत्व को ईसाइयत के चंगुल में फंसाना आसान होगा, और ईसाइयत के नाम पर हम अपनी पूंजीवादी प्रणाली को, संस्कृति को थोप देंगे। नेक्स्ट, ब्राह्मणों ने इधर नारा लगाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हिंदुओं और मुसलमानों ने उसका पूरा समर्थन किया। रनाडे, तिलक या उसके भी पहले के जो विद्वान थे ब्राह्मणवादी, वे सब अंग्रेजी चंगुल से देश को छुड़ाना चाहते थे। तो अब अपनी वैधता स्थापित करने के लिए इन लोगों ने ब्राह्मणों को विदेशी घोषित किया। और ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, आर्य अनार्य थ्योरी गढ़ रहे हैं भारत में। हालांकि पूरे विश्व में इस तरीके का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला, लेकिन भारतीय संदर्भ में ही मैं सिर्फ लूंगा ताकि जो करंट जेएनयू विवाद है इसको समझा जा सके। तो ब्राह्मणों को विदेशी साबित करने की इन्होंने कोशिश की, आर्य अनार्य थ्योरी गढ़ी, और इस आर्य अनार्य थ्योरी के चंगुल में एक बड़ा तबका आ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि समाज की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो जो कमजोर उंगलियां थी उसको इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके ब्राह्मणों की वैधता को खत्म करने की कोशिश की। तो खैर, उस दौर में कोई भी उंगली इतनी कमजोर नहीं थी ब्राह्मणवादी हिंदुवादी संस्कृति के भीतर। भले ही मुस्लिमिक शासन था, लेकिन बड़ा भारत हिंदू संस्कृति के भीतर ही जीवन यापन कर रहा है। स्वयं मुस्लिम समाज भी भारतीय संस्कृति को स्वीकार लगभग कर चुका था। यदि राजघरानों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के मुसलमान भी चूंकि हमारे ही वंशज हैं, तो उनका जीवन पद्धति तब भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही है। चाहे जाट मुसलमान हो या गुर्जर मुसलमान हो, कोई तुर्की से नहीं आया। अंग्रेजों को लगा कि ये भारत को एकता में बांधने में सफल हो जाएंगे, तो अगर इनकी वैधता नहीं खत्म की गई तो हम अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इनके चंगुल में कई कमजोर वर्गों के नेता फंस गए। पेरियार आए, फूले आए, और इन सब लोगों ने इन्हीं ईसाई मिशनरियों के द्वारा मनगढ़ंत कहानियों को गढ़ने की कोशिश की कि आर्य विदेशी हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं। आर्य अनार्य थ्योरी एक नस्ली अवधारणा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। खैर, ये तो रहा इनका षड्यंत्र, लेकिन क्या आर्य विदेशी हैं? तो ये गलत बात है। आर्य और ब्राह्मण यही के मूल निवासी हैं, और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं सर इमैनुअल कांट, वॉल्टायर। ये पश्चिम के बिल्कुल ही नैतिक दार्शनिक हैं।
और ये नैतिक दार्शनिक होने के नाते सत्य को सत्य और गलत को गलत कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर इमैनुअल कांट ने भी स्वीकार किया है कि आर्य और ब्राह्मणों की भूमि भारत ही है। अब देखिए, इसके बाद से इन्होंने इस अपने प्रपंच को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की और तभी से यह मिथ्या फैल गई कि आर्य और ब्राह्मण विदेशी हैं। दलितों के को फंसाने की कोशिश की। इसके अलावा जब देखा कि यह षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा तो इन्होंने तीन गुर्गों को पकड़ा और ये तीन गुर्गे थे। सबसे पहले थे अंबेडकर, दूसरे थे सावरकर और तीसरे थे जीना। तो अब इनके व्यक्तित्व पे हम चर्चा कर लें। हम तीनों के व्यक्तित्व पे नजर डालते हैं तो इसके लिए फिर हमको थोड़ा सा इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति के बाद से जब ब्रिटिश पूंजीवाद भारत पे हावी हो गया, भारतीयों का शोषण करने लगा, तो उनके खिलाफ एक आंदोलन उभरा जिसे कांग्रेस आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। और इस कांग्रेस आंदोलन को रेगुलेट करने वाले या मार्गदर्शन देने वाले सारे ब्राह्मण नेता ही थे। तो ब्राह्मणों की अंग्रेजों से पुरानी दुश्मनी थी, यानी कि ब्राह्मणों की नहीं, अंग्रेजों की नहीं, पूंजीपतियों की पुरानी दुश्मनी थी ब्रिटिश। और भारतीय पूंजीपति भी उन अंग्रेजों के साथ थे। अब देखें तो कांग्रेस भारत को इकट्ठा करने में सफल हो गई। जब सफल हो रही है तो अंग्रेजों को लगा कि मेरी वैधता को यहां खतरा उत्पन्न होगा, तो मुझे यहां कोशिश करना होगा कि अपने एजेंट्स खड़े करके अपनी पूंजीवादी विचारधारा को किसी तरीके से बनाए रखें। तो इसी के कारण इन्होंने भारत की जनता कांग्रेस के साथ ना हो, कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मण ना करें, तो इसके लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया और इन तीनों को खड़ा किया। तो सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को बरगलाया, क्योंकि 1905 के बाद से हिंदू मुसलमान सब कांग्रेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं और अंग्रेजों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भविष्य में मेरे लिए खतरा हो सकता है भारत में सत्ता को बनाए रखने के लिए। तो मुस्लिम लीग को खड़ा किया और उसी मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का अंतिम समय तक साथ दिया। जीना भी इसी के नेता थे। अब हिंदुओं से वैधता कैसे ली जाए, क्योंकि हिंदू भी अभी तो बड़ी संख्या में हिंदू, ईसाई और सिख कांग्रेस के साथ हैं। तो इन्होंने एक क्रांतिकारी थे सावरकर, जिसको कि आजकल वीर सावरकर के नाम से जाना जा रहा है। अंग्रेजों ने उन्हें जेल से छोड़ा, 6 बार 7 बार उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद अंग्रेजी खेमे में चले गए और उन्होंने अंग्रेजी सत्ता की वैधता की पूरी गारंटी ली। अंग्रेजों ने इसके लिए इनको जीवन भर पेंशन दिया। तो सावरकर कह क्या रहे हैं? सावरकर कह रहे हैं कि हिंदुओं कांग्रेस का साथ छोड़ो और हमारे साथ आओ। जब मुस्लिम लीग के साथ मुसलमान हैं तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, केवल इसलिए ताकि हिंदू सावरकर के साथ जाएं, उसकी पार्टी हिंदू महासभा के साथ जाए और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ जाए। तो तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने दूसरा काम कर दिया। तीसरा, अंग्रेजों ने अंबेडकर को पकड़ा। सोचा कि अगर सारे हिंदू नहीं भी आ पाएंगे हिंदू महासभा के साथ तो कम से कम अंबेडकर को पकड़ करके हम एक बड़ी दलित लावी को, जो उस वक्त डाउनट्रोडन सोसाइटी थी, उसको तो मैं अपने साथ मिला ही लूंगा और अपनी वैधता बड़ी संख्या में हासिल कर ले जाऊंगा कि लोकतंत्र में एक बहुमत मेरे साथ है। तो अंबेडकर को पकड़ लिया। तो अंबेडकर दलितों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद अंग्रेजी खेमे में बने हुए हैं और लंबे समय तक बने रहे, आजादी तक। हालांकि गांधी जी ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की। हिंदू धर्म के मूल्यों को स्थापित भी गांधी जी ने किया। अपनी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने में महात्मा गांधी जैसे महात्मा सफल भी हुए। खैर, कई मुद्दों पे अंबेडकर को मना लिया, लेकिन जीना को और सावरकर को मना पाने में असफल रहे। तो ये इसकी एक स्टोरी है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर ईसाई मिशनरियों को हिंदुत्व में अपनी पैठ बनानी थी तो इसके लिए वर्ण व्यवस्था बड़ी समस्या थी और गांधी इसके समर्थक और हमारे प्राचीन विद्वान हैं मनु वगैरह, ये भी इसके समर्थक, और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज या जो भी हिंदू समाज है इसका समर्थन कर रहा था। तो इन्होंने एक ऐसे हिंदुत्व की परिकल्पना कराई कि जो वर्ण व्यवस्था मुक्त हो, और यह काम सावरकर के हाथों करवाया।
दूसरा काम इन्होंने अंबेडकर के हाथों करवाया कि अगर यहां वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए तो इनका कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा ईसाई मिशनरियों के भीतर। तो देखेंगे कि सावरकर जो अपनी थ्योरी दे रहा है हिंदुत्व की, वो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दे रहा है। वो वर्ण व्यवस्था पे विश्वास नहीं करता है, वह वैदिक सनातन संस्कारों पे विश्वास नहीं करता है। वह एक नास्तिक एक ब्राह्मण परिवार में, चित्पावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ एक नास्तिक व्यक्ति है। भाई आपको शायद, क्योंकि आप राजनीतिक दर्शन से नहीं है तो इसकी आपको समझ नहीं है, वह एक नास्तिक है पूरी तरीके से। हिंदू महासभा का संस्थापक सावरकर। अब देखें अंबेडकर भी वही हाल है, वह भी नास्तिक है। खैर अंबेडकर के भीतर इतना तो मूल्य जीवित था कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि आर्य विदेशी नहीं है, ब्राह्मण विदेशी नहीं है, दोनों भारत के ही हैं। अनटचेबल्स हु वेर दे लेख में उन्होंने साफ स्वीकार किया है अंबेडकर ने। और जितने भी आधुनिक भारत के अंग्रेजी खेमे में रहने वाले नेता थे, सावरकर, जीना, अंबेडकर, फूले, ये जितने भी थे उन सब में अंबेडकर सबसे महान थे। आज भी मैं उनके आगे नतमस्तक होता हूं, बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी। तो खैर इस पे मैं कभी अलग से उन पर लेक्चर लेकर के आऊंगा। तो उन्होंने खुद को आर्य माना है, और ये पता नहीं कहां से आज करके अंबेडकराइट जो है खुद को मान रहे हैं कि जो है हम अनार्य हैं और हिंदू विदेशी हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं। तो खैर देखिए, तो ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब देखिए जरा सा अगली स्थिति क्या हो रही है। तो अंग्रेज जब देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ देश की जनता है और कांग्रेस को लीड इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण्स कर रहे हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे लोग कर रहे हैं, और जो युवा नेता हैं वे समाजवाद के साथ हैं और उनको भी लीड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग कर रहे हैं, जिसको कि आजकल हम वामपंथ कहते हैं, साम्यवाद को, इनके साथ है। तो ब्राह्मणों की लाभी या तो कांग्रेस के साथ थी या वामपंथ के साथ थी। आज भी बड़े वामपंथी नेता ब्राह्मण ही हैं, चाहे रवीश कुमार पांडे हो या फिर कोई दूसरे हो। उस दौर में भी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जैसे लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में वामपंथ को स्थापित करने की कोशिश की थी। खैर अंग्रेज अपनी नीतियों में काफी हद तक सफल हुए इन तीनों को खड़ा करके। गांधी अंबेडकर को मनाने में सफल हुए, लेकिन इन दोनों को नहीं, सावरकर और जीना को नहीं। 1937 के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं प्रांतीय, और उन प्रांतीय इलेक्शंस में आम जनता कांग्रेस पे अपनी आस्था जताई। जो जगह मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी वहां पर भी मुस्लिम लीग अपने आप को नहीं बचा पाई और केवल 5% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को समर्थन किया। यानी मुसलमानों का थप्पड़ था मुस्लिम लीग के साथ। उनकी भी आस्था ब्राह्मणों, हिंदुत्व और कांग्रेस के साथ थी। ये आपराधिक पूंजीवादी मीडिया आपको सरासर सारी जानकारी और इतिहास, राजनीतिक इतिहास के बारे में गलत व्याख्यान देती है। अब देखें तो मुस्लिम लीग और सावरकर की हिंदू महासभा ने बंगाल में सरकार बनाई, इन्होंने सिंध में सरकार बनाई, आपस में मिल करके गठजोड़ करके सरकार बना रहे हैं ये दोनों संगठन। ऊपर एकता है, लेकिन अंग्रेज अब यहां पर अपनी सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने में सफल नहीं थे, और वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े अखंड भारत को छोड़ा जाए। तो उन्होंने सोचा कि भारत के कम से कम 2 टुकड़े ही कर दिए जाएं, और इसके लिए उन्होंने जीना और सावरकर का समर्थन लिया। अंग्रेज 2 टुकड़े करने क्यों चाहते थे, इसके कई सारे रीजंस हैं। एक छोटा सा रीजन है कि अगर बड़ा भारत रहेगा तो बगल में अरब में उनकी क्रूड ऑयल पॉलिसी असफल हो जाएगी, और भारत अगर शक्तिशाली देश के रूप में उभरा तो अंग्रेजों को यहां पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा उनकी तेल नीति को लेकर के, क्योंकि उधर सोवियत रूस होगा और इधर भारत होगा। अगली स्थिति को देखें। खैर तो यही हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग नीचे फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। मस्जिदों के आगे सुअर कटवाए गए, मंदिरों के आगे गाय कटवाए गए। अखबारों में लिखा गया कि हिंदुओं के मंदिरों के आगे गाय कटवाने वाले मुसलमान हैं और मुसलमानों के मस्जिदों के आगे सुअर कटवाने वाले हिंदू हैं। और उस दौर की कैपिटलिस्ट मीडिया, जो कि अखबार थी, वो इस प्रोपेगेंडा को फैला रही है। आम आदमी इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता है और एनालिटिकल नहीं होता, उसके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन को हासिल करना ही, सूचना की प्राप्ति ही ज्ञान है। आज भी देखिए जो ये फ्रॉड न्यूज चैनल्स हैं जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, इन सबों के द्वारा फैलाए गए मिथ के चंगुल में ये ज्यादा फंसी हुई है आम जनता। तो तब भी अंग्रेज पूंजीपति यही खेल
खेला करते थे। आम जनता मान गई, आम हिंदू मान गया कि उनके आगे किसने फेंका है, मुसलमानों ने फेंका है। लेकिन वो कौन से मुसलमान थे? वो 80% मुसलमान नहीं थे जो कांग्रेस के साथ थे। जो 10-5% या 5% जो मुस्लिम लीग के साथ थे, वो खेल खेल रहे हैं ताकि अंग्रेजों की वैधता को किसी तरीके से स्थापित किया जाए पूंजीवाद की, और नहीं तो भारत के दो टुकड़े हो पाए। ठीक वही हिंदू महासभा के साथ जो 0.% शरारती तत्व थे, वो मस्जिदों के आगे ये कांड कर रहे हैं। लेकिन नीचे बैठी हुई जो बहुमत जनता गांधी के साथ है, पंडित नेहरू के साथ है, अब उसके मन में भी यह बात बैठने लगा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो खेल देखिए कितना बड़ा खेला था। ये लंदन से डील होता है। आज भी जो रेडिकल इस्लामिक संगठन है, ब्रिटिश पूंजीवाद, लंदन से डील होता है। संघ के भी क्वार्टर्स आपको लंदन और अमेरिका में मिल जाएंगे, बीजिंग और मॉस्को में ये नहीं दिखाई देंगे। सफल हो गया टू नेशन थ्योरी को स्थापित करने में। सावरकर अपने उद्देश्य में सफल हो गया, जीना अपने उद्देश्य में सफल हो गए। खैर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आरएसएस बनी रही भारत में। अब देखें, जब देश आजाद हो रहा है तो समतामूलक समाज की स्थापना करना बहुत जरूरी था, वरना रूसी और चीनी वामपंथ पूरी तरीके से हावी हो जाता। तो पंडित नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, राजनीति में हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया, और जो भी पूंजीपतियों के हाथ में बड़े औद्योगिक घराने थे और वो अंग्रेजों के चाटुकार थे, टाटा बिरला, उनसे छीन करके संपत्ति हमने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की नेहरू ने। और इंदिरा गांधी आई तो पूरी तरीके से रूसी खेमे में चली गई। इसीलिए ब्रिटिश मीडिया को, कैपिटलिस्ट मीडिया को इंदिरा गांधी से सख्त नफरत है। क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुई थी और उसने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था, तो वो ब्रिटिश अमेरिकी खेमे में तभी चला गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने मानमर्दन 6 दिसंबर 1971 को उस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की कर दी और पूंजीपतियों की कर दी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल खुले, सरकारी नौकरियां आई, और उन सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों और ठाकुरों के ही लड़के थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साम्यवाद समानता पे विश्वास करता है, तो वह किसी भी प्रकार के डिवाइड एंड रूल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो काबिल था वो नौकरी पाएगा। खैर अंबेडकर के इशारे पर अंग्रेजी दौर में 32 में ही आरक्षण की स्वीकृति मिल गई थी SC/ST के लिए, और संविधान निर्माण के दौरान उसे मान्यता देनी मजबूरी थी, तभी हमको आजादी मिलती। एक बड़ी कड़ी थी। अंग्रेजों ने OBC आरक्षण का भी पूरा प्लान बना रखा था कि जितना सोसाइटी बटा हुआ होगा हम लूट मचाए रखेंगे, और उस लूट को मान्यता मिलती रहेगी हर एक वर्ग के द्वारा। 1931 में इसके लिए उन्होंने जातिगत जनगणना भी कराई थी। लेकिन नेहरू ने उस सब चीजों को ठंडे बस्ते में रख दिया, क्योंकि नेहरू को पता था कि जो डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है, ये सबको न्याय दिलाने के लिए नहीं खेला जा रहा है, बल्कि हुकूमत अपनी वैधता स्थापित करने के लिए ऐसा कर रही थी। और भारतीयों को विभाजित रखने के लिए इनके भी पूंजीपति उनका साथ दे रहे थे। तो इंदिरा गांधी भी आई, तो देखिए कितना समतामूलक समाज की बात कर रही हैं। लेकिन सरकारी पदों पे जो काबिल है वही पहुंच रहा है। अब देखें, और इधर दलितों के लिए, गरीबों, कमजोरों के लिए आर्थिक न्याय दिलाने का भी नीचे प्रयास किया जा रहा है। JNU जैसे विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान में गरीब, कमजोर, दलित जो भी है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सबको अवसर मिल रहा है शिक्षा लेने का। तो वहां पर भी समतामूलक शिक्षा दी जा रही है। किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है 70 के दशक में। खैर उधर दोनों आइडियोलॉजी, पूंजीवाद और वामपंथ का हुआ क्या? दोनों अफगानिस्तान में भिड़ गए, रूस की हार हुई, और अंग्रेजों ने जो आजादी के पूर्व खेल खेल रखा था, हिंदू महासभा को खड़ा करके, मुस्लिम लीग को खड़ा करके, सिख महासभा को खड़ा करके, खालिस्तानियों को खड़ा करके, उन्हीं रेडिकल आइडियोलॉजी को लेकर के इंदिरा गांधी की हत्या भी करवा दी। खालिस्तान के लोगों ने इनकी हत्या की, और खालिस्तान हुआ, चाहे हिंदू महासभा हुआ, चाहे मुस्लिम लीग हुआ, या इस जमाते इस्लामी हुआ, इन सबकी डीलिंग पूंजीवाद से होती है, लंदन से होती है। और लंदन के 4 बेटे हैं। एक कनाडा है, यानी कि इंग्लैंड के 4 बेटे हैं। कनाडा है, एक अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, और एक न्यूजीलैंड है। अब देखें जरा सा, और उसके एजेंट्स इजराइल हैं और सऊदियां हैं।
ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विषय है, आपको कॉमन सेंस में सिर्फ समझाना था, तो कैजुअली बोलने की मैंने कोशिश की है। तो अब देखें, तो डीलिंग वहां से हो रही है। आजादी के बाद आरएसएस भी वहीं से डील किया जा रहा है। धीरे धीरे जब स्थितियां बदल रही हैं, तो जब देखा कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और उस ब्रिटिश एंग्लो अमेरिकन कैपिटलिज्म का मानमर्दन हो चुका था, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ यहां पर क्रांति करवाई जेपी के इशारे पर। मजबूरी में इंदिरा गांधी को भारत को जोड़ने के लिए और सारी जातियां के लोग और मजहबों के लोग आपस में कटे मरे नहीं और पूंजीपतियों के चंगुल में ना फंसे, इमरजेंसी लगवा करके समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जैसे शब्दों को जोड़ना पड़ा। यह उनकी व्यवस्था थी। खैर, इसी में इंदिरा गांधी चली गई, क्योंकि पूंजीपति अखबारों ने इंदिरा गांधी को नेगेटिव चित्रित किया और बीच में अटल बिहारी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार आ ही गई, जो एंग्लो अमेरिकी आइडियोलॉजी का समर्थन करती है। और उधर कोल्ड वॉर तेजी से चल रहा है रूस और अमेरिका के बीच में। ये थोड़े ही दिन के लिए ये सब सत्ता में आए और इन सबों ने एक षड्यंत्र क्या खेला कि वही जो 1931 की अंग्रेजों ने जनगणना करवा रखी थी पूंजीपतियों ने, उनके इशारे पर इन सबों ने मंडल कमीशन को बैठाया। मंडल कमीशन आ रहा है, इसके पहले भी काका केलकर आ चुके थे 53 में, लेकिन नेहरू ने तवज्जो नहीं दिया। मंडल आ रहा है और मंडल कमीशन ने साबित कर दिया कि इतनी सारी जातियां, करीब 4000 के करीब जातियां पिछड़ी हैं और सबको अलग अलग आरक्षण मिलना चाहिए। ये अपनी औकात दिखा देती है राइट विंग, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, ये सब पूंजीपतियों के सपोर्टर हैं और यहां के पूंजीपति एंग्लो अमेरिकी पूंजीवाद के सपोर्टर हैं। आप देखे होंगे कि बोरिस जॉनसन आया था और अडानी से मिल करके गया कि किस तरीके से नीतियों को लागू करना है। अब देखें उसके बाद क्या हो रहा है। पाकिस्तान को सूचना मिल गई कि वहां पर भारत के रॉके एजेंट हैं और 30 रॉके एजेंटों को ऑपरेशन, जो कि वहां ऑपरेशन कहूटा को अंजाम दे रहे थे कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र ना हो जाए, वहां पे उनकी, अब ज्यादा कुछ बोलना बहुत उचित नहीं है, बाद में मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। किस लिए नवाजा गया आप सभी जानते हैं। अब मंडल कमीशन का क्या हो रहा है। मंडल कमीशन जब रिपोर्ट पेश कर रहा है तो फिर से इंदिरा गांधी जी आ गई हैं और इंदिरा गांधी आई और मंडल कमीशन को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। पाकिस्तान को इंदिरा गांधी से बदला लेना था, पाकिस्तान के दो टुकड़े के लिए काश्मीर राग अलापना चालू किया कि कश्मीर को हम अलग करेंगे, पंजाब को हम अलग करेंगे। इंदिरा गांधी की भी हत्या करवा दी गई। खुल करके मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, एंग्लो अमेरिकी पूंजीवाद है, देश कौन हो सकते हैं, आप सभी समझदार हैं इस चीज को लेकर के। और इधर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस और समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य पीछे छूट गया। धीरे धीरे बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार आई, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है और उसके बाद मंडल कमीशन के पिटारे को खोल दिया गया। मंडल कमीशन के पिटारे को खोल करके ओबीसी आरक्षण लाया गया और ये ओबीसी आरक्षण, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान रोटी से गरीब होता है और अब जातियों में फिर से हिंदुस्तान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वर्ण व्यवस्था था 90 के पहले, लेकिन वह गांधीवादी मूल्यों पे था, मनुवादी मूल्यों पे था। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, दलित भी है, वैश्य भी है, सबको अपने अपने पायदान पे खुश हैं। ब्राह्मणों का सब पैर भी छू रहे हैं, ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं और एक खुशहाल कोऑपरेटिव भारत है। लेकिन 90 के बाद जब ये चीजें आई तो समाज में फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और उधर सोवियत टूट चुका था, वामपंथ का पतन हो रहा था और अकेले चीन अब उस मार्ग को अपना पाने में असफल दिखाई दे रहा था। तो उसने भी धीरे धीरे आर्थिक रूप से पूंजीवाद का चोला ओढ़ लिया। हालांकि पूरी तरीके से पूंजीवादी नहीं है, पॉलिटिकली आज भी वामपंथी हैं और भविष्य में ये सब की लड़ाई अभी भी चल रही है। यूक्रेन और रशिया विवाद में अगर आप लोग चाहें तो हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब बीजेपी आ रही है, अपना खेल खेल गई। बाद में फिर से भूमंडलीकरण को, भारत को एलपीजी को स्वीकार करना पड़ा, यानी हमने एंग्लो अमेरिकी पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया क्योंकि निचले लेवल पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से बढ़ा था। और धीरे धीरे अब प्राइमरी शिक्षा जो सरकारी तंत्र में था उसकी
गरिमा को गिराई गई, संसाधनों को धीरे धीरे निजीकरण की तरफ अब बढ़ना था, लेकिन फिर भी कई वामपंथी पार्टियों का सपोर्ट रहा और करीब 24 साल लग गए पूंजीवाद को पूरी तरीके से भारत को जकड़ने में, और 2014 के बाद पूंजीवाद पहुंचा है। तो आपको बता दें कि 1990 के पहले जेएनयू में इस तरीके का कांड नहीं होता था। यह डिवाइड एंड रूल कब से आ रहा है? जब से पूंजीवाद आया। 2014 के बाद तेजी से बढ़ा है। आज आप देखेंगे देश के सारे संसाधन, क्योंकि कांग्रेसी दौर में बेच पाना असंभव था, कांग्रेस एक समतामूलक थी, स्थानीय पार्टियां कैपिटलिज्म के इशारे पर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बचाने का काफी हद तक संसाधनों को कोशिश किया। लेकिन 14 में कांग्रेस का मानमर्दन करते हुए फिर वही आंग्ल अमेरिकी पूंजीवाद बीजेपी को लाने में सफल हो गया, आरएसएस की आइडियोलॉजी को लाने में सफल हो गया, और अब फिर वही युद्ध चल रहा है। तो यह युद्ध जो जेएनयू में हो रहा है वह वामपंथियों के इशारे पर नहीं हो रहा है। शाहीन बाग कांड हुआ, उसका नेता जाकर के फिर बीजेपी में मिल गया, यानी कि उस शाहीन बाग वाले नेता को क्या बीजेपी और आरएसएस ने खड़ा किया था? अब यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि औसत मुसलमान को तो एनआरसी और सीएए से कोई मतलब ही नहीं है, एक बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ही नहीं, और उसको जानती है कि भारत के मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं। तो बड़ी संख्या में मुसलमानों की भीड़ उसके नेतृत्व में खड़ा करवाया गया और हिंदुओं को पोलराइज बीजेपी के पक्ष में किया गया, और 9 सालों से ये काम चल रहा है, और देश के सारे संसाधन पूंजीपतियों के हाथ बिकते चले जा रहे हैं, और यहां से पैसा लंदन की तरफ जा रहा है, और यहां पर ब्राह्मण विरोधी और दलित विरोधी मुद्दों में उलझा करके, हिंदू बनाम मुसलमान में उलझा करके बीजेपी अपनी रोटी सेक रही है, और आरएसएस पूंजीपतियों की वैधता को स्वीकार करवा रही है। और अडानी और अंबानी के रिश्तेदार, चाहे मेहुल चौकसी हो चाहे नीरव मोदी हो, ये सभी इन पूंजीपति घरानों के रिश्तेदार हैं, बीजेपी के आने के बाद भगे हैं। पहले भी कर्जा पूंजीपति ले सकता था, लेकिन उसको समय पे चुकता करना था, नहीं तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती थी। लेकिन अब ये लेकर के लंदन भाग रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और आप और हम जीना की टोपी पर उलझे हुए हैं। तो ब्राह्मणों से निवेदन है कि कृपया इसको वामपंथी कांड साबित करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, और ये कैपिटलिज्म चलाता है। जेएनयू हमेशा से ही शिक्षा का बेहतरीन केंद्र रहा है, और इन्हीं डिवाइड एंड रूल वालों के इशारों पे ये हरकतें की जा रही हैं वहां पर, ताकि जेएनयू बिक जाए पूंजीपतियों के हाथ। और एक बार जेएनयू बिक जाएगा तो शिक्षा का गढ़ खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा, और फिर शायद आपको पता नहीं है कि हमारे आपके बच्चे इन पूंजीपति संस्थानों में पढ़ने के लिए सक्षम नहीं होंगे। और पूंजीपतियों का वो प्रधानमंत्री खुलेआम बोल रहा है कि पकौड़ा बेचो, हथकरघा उद्योग में जाओ। शिक्षण संस्थाएं कितनी महंगी फीस कर दी हैं, शायद इसको आभास आपको नहीं होगा, और आप इन भावनात्मक लड़ाइयों में उलझे पड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 14 सालों में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, जिसको बनिया कहा जा रहा है, उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। क्यों? क्योंकि गूगल पे से लेकर के जितने भी बड़ी पूंजीपति संस्थाएं हैं, उनको मान्यता इन सबों ने दिला दी है, और हमारे आपकी आमदनी बिल्कुल गिर गई है। तो यह जो ब्राह्मण और बनियों का वोट बीजेपी से खसक रहा था कि आने के बाद इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के पीठ में छुरा भोंका है तो ब्राह्मणों और बनियों के, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यह षड्यंत्र खेला गया है। अब किसने खेला है, अब आप खुद अपने विवेक से काम ले सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी चीज कि आपको लग रहा है कि बीजेपी हिंदुत्ववादी संस्था है, तो गलतफहमी है। यह भी आरएसएस की उसी आइडियोलॉजी पे चलती है, और आरएसएस वही लंदन से मिली हुई आइडियोलॉजी पर चल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कितनी बड़ी यह हिंदूवादी संस्था है? तो जब एससी एसटी एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की, तो यही सरकार एससी एसटी एक्ट को पलटवा दी। उस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया था, किसी दलित के साथ अन्याय नहीं हुआ था, लेकिन इन आंदोलनों को खड़ा किसने करवाया होगा? दलित संगठनों को प्रेरणा कहां से मिली होगी? नेक्स्ट, दूसरी चीज, अगली चीज एक और बन रही है कि 377 और 497 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में खत्म किया कि किसी की भी पत्नी किसी के पति के साथ जा सकती है, और किसी का भी पति किसी की पत्नी के साथ जा सकता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के नाम पर। पूंजीवाद ये चाहता है, हमारी न्यायिक संस्थाएं भी लिबरलिस्ट बंथमवादी न्यायशास्त्र पे बनी हुई हैं
कि पूंजीवाद चाहता है कि यहां कोई फैमिली स्ट्रक्चर ना हो, कोई हिंदू संस्कार ना हो, केवल 10-12 हजार का मजदूर हो, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मजदूरी करे, आए और 2 पैक मारे और सो जाए। बीजेपी ने, आरएसएस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि इनको भी चाहिए कि परिवार रूपी संरचना खत्म हो, वर्ण व्यवस्था खत्म हो, पति पत्नी संबंध खत्म हो। और जब मजदूर केवल होगा, हैंड टू माउथ मजदूर होगा, तो पूंजीपति दिन रात मेहनत कराएगा और कम तनख्वाह देकर के भी संतुष्ट रखेगा, क्योंकि परिवार होगा इंसान के पास तो खर्चे बढ़ेंगे, तनख्वाह की मांग करेगा और इससे पूंजीवाद को वैधता नहीं मिल पाएगी। तो यही मोदी ही है जो 2019 और 20 में कोरोना षड्यंत्र, जो लंदन और मकाऊ और वुहान जो कि कैपिटलिस्ट सिटीज है, ना कि चीन का, चीन में भले ही है लेकिन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को डील करते हैं, यहां से कोरोना षड्यंत्र खेला गया और आपके यहां सारे श्रमिक कानूनों को सस्पेंड कर दिया गया, सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। यह किस लिए खत्म किया जा रहा है? 10 लाख करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में भारतीय खजानों से निकलता चला गया है। जो लोग मेरे फेसबुक आर्टिकल पढ़ते हैं उसको देख सकते हैं, सिस्टमेटिकली मैंने लिखा है, लेकिन आम जनता का उधर ध्यान नहीं गया, किसी मीडिया घराने का ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये मीडिया घराने, ये बड़े पूंजीपति चलाते हैं, हमको आपको जीना की टोपी में उलझाए रखना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बीजेपी किसी भी रूप में हमारी हितैषी नहीं है। अग्निवीर योजना को आपने देख लीजिए, इसमें जाने वाले सेना में ब्राह्मणों और ठाकुरों के घर के ही लड़के थे। उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक का पूरा समूह जाया करता था। आज ये अग्निवीर के रूप में 4 साल की ट्रेनिंग लेंगे, फिर जाकर के अडानी और अंबानी की दुकानों की चौकीदारी करेंगे ये लड़के, और यही पगड़ी बांध करके बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ध्यान रखें, बीजेपी हो या वामपंथ हो, हिंदुओं को और ब्राह्मणों को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते हो लंबे समय तक। हां, यह बात अलग है कि तुम्हारी कैपिटलिस्ट मीडिया जितना षड्यंत्र कर रही है उसका असर अशिक्षित वर्ग पे ज्यादा पड़ रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करती है या लिए दिए बीए की है, वो भी कुंजी के सहारे। तो तुम लग रहे हो कि सफल है, लेकिन जिस दिन जनचेतना जगेगी, ना तो तुम्हारा यह प्रपंच बचेगा और ना ही तुम्हारा षड्यंत्र, और यह फिर ब्राह्मणवादी और हिंदुवादी व्यवस्था इस देश को चलाएगी। समतामूलक समाज की भी हम बात करेंगे और साथ में ब्राह्मणों की वैधता भी कायम रहेगी। और जनता जानती है, मुसलमान भी जानता है और हिंदू भी जानता है कि पंडित नेहरू जैसे ब्राह्मणों ने इस देश के लिए क्या किया है। मुगल दरबारों में भी इनकी प्रतिष्ठा थी और भविष्य में भी रहेगी, बशर्ते इस आंग्ल अमेरिकी पूंजीवाद के चंगुल से छुड़वाना बहुत जरूरी है। आज सड़कों पे फटी जींस पहने हुए लड़के जा रहे हैं, क्या ये हिंदुत्व का नेतृत्व कर रहे हैं? आरएसएस ने कभी कुछ बोला इस पर? पुरुष पुरुष के साथ समलैंगिक संबंध बनाए, आरएसएस ने विरोध किया इसका? नहीं किया, क्योंकि ये उसी का मैनिफेस्टेशन है। तो यह हिंदुत्व के ठोंगे में कैपिटलिज्म बिक रहा है और हिंदुओं की चेतना मरी हुई है। तो हिंदुओं को जागना होगा और बहिष्कार करना होगा। रवीश कुमार जैसा एक ईमानदार पत्रकार, वामपंथी पत्रकार, ब्राह्मण घराने का है, वह नहीं बिका, पूरी मीडिया बिक गई कैपिटलिस्ट उसकी। तो कम से कम उससे तो सीख ले ही लो और बीजेपी को मार्गदर्शित करते रहो, और नहीं तो बीजेपी को छोड़ने की जरूरत है हिंदुत्व को। वरना जो 47 के पहले आंग्ल अमेरिकी पूंजीवाद नहीं कर पाया, 2035 तक वह लंदन कर ले जाएगा। मोदी जा रहा है तो वहां पॉप से मिलकर के आ रहा है। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मैंने आपके बीच में क्या रखा है। आप मुझे पागल भी समझ सकते हैं, बुद्धिमान भी समझ सकते हैं और मूर्ख भी। आप अपने विवेकीय क्षमता के अनुसार किसी चीज का परीक्षण करते हैं, ना कि सामने वाले के अनुसार। खैर, इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाना चाहूंगा और ध्यान रखिएगा, बीजेपी और आरएसएस मिलकर के हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देंगे। और वर्ण व्यवस्था खत्म हुआ तो केवल एक लेबर सोसाइटी होगा, उसी दिन ईसाई मिशनरियां यहां सफल हो जाएंगी। और इसी चंगुल से बचाने के लिए गांधी ब्राह्मणों, बनियों और सबके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे थे। इस्लाम सेंट्रल एशिया में 7वीं शताब्दी में सफल हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण था 8वीं शताब्दी तक आते आते 100 सालों में सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और वर्ण व्यवस्था होने के कारण ही और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में हिंदुत्व के चलने के कारण ही
यहां पर मिशनरियों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि पूरा एशिया को कन्वर्ट करने में मिली, या सेंट्रल एशिया को इस्लाम को कन्वर्ट करने में मिली, या यूरोप को कन्वर्ट करने में मिला। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगा रहा हूं, और आपकी निगाह में मैं पागल हो सकता हूं,